देखो सभी लोग ध्यान समझना, अभी निमसेट 2024 का जो ईयरली पेपर था उसका लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट का एनालिसिस करा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट ये नहीं, पेपर टफ नहीं है, लेकिन इसमें आधे घंटे के अंदर जो क्वेश्चन का अप्रोच था, अगर वो तुमने गलत किया तो अप्रोच को सही करना है। अगर तुम्हारा अप्रोच सही था लेकिन डिसीजन मेकिंग गलत था तो वो सही करना है, क्योंकि पेपर में रीजनिंग वाला पार्ट तो कभी डिफिकल्ट आता नहीं, लगता जरूर है शुरू में, लेकिन पेपर होने के बाद तुम्हें लगेगा कि इस क्वेश्चन को अगर रीजन से अप्रोच करते हो टाइम लिमिट हो जाता। पूरा खेल इस प्रकार टाइम लिमिट के अंदर करना, आधे घंटे के अंदर अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अगर अप्रोच गलत हुई तो पेपर पे एंड तक पूरे क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाओगे, बनते हुए क्वेश्चन छूट जाएंगे। ना छूटे बनते हुए क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग क्या होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझते जाना। देखो अब पहला क्वेश्चन था, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द गिवन क्वेश्चन। 8 friends A B C D E F G and H are sitting around a circle facing to the center. A sits second to the left of D. इस टाइप का क्वेश्चन करा था क्लास में अपन ने, सेटिंग रिप्लेसिंग अरेंजमेंट में जो क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन यही कराया था, इसी का क्वेश्चन भी ये थे, डेटा भी यही था, थोड़ा बहुत छेड़छाड़ है, बाकी पूरा पैटर्न वही है। इसने बोला A sit to the second to the left of D, who sit to the third of left of E। अब ये पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन बनाते जाओगे, पूरा पढ़ोगे, फिर तुम डबल से पढ़ोगे, टाइम बर्बाद होगा। तो तरीका इस टाइप के क्वेश्चन का ये रहता है कि हमें डायग्राम बनाते जाना है और पढ़ते जाना क्वेश्चन, तो डायग्राम क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, जो टाइम कंज्यूम होने वाला है डबल पढ़ने में वो बच जाएगा। तो हमने देखा 8 फ्रेंड्स A B C D E F G and H आर सिटिंग अराउंड अ स्टेबल फेसिंग टू द सेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर की तरफ फेस है, तो ये सर्कल बना दिया, फेस सेंटर की तरफ है, पता जो भी बैठेगा फेस सेंटर की तरफ, उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, समझ में आ रहा है? सबसे A सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, D तो D यहाँ दे दो, कहीं भी दे दो, D यहाँ दे दिया। A sit second to the left of D, A sit, इसने बोला A sit second, A second पोजीशन पे है, to the left of D, तो D ये है, D का लेफ्ट इधर आएगा, D का लेफ्ट इधर आएगा, लेकिन A कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन है, A सेकंड पर्सन है, मतलब D के लेफ्ट में फर्स्ट पर्सन कोई और है, सेकंड पर्सन क्या है, A is the second to the left of D, D के लेफ्ट का, D ये रहा, D का लेफ्ट इधर आएगा, D के लेफ्ट का सेकंड पर्सन मतलब फर्स्ट कोई और होगा, फर्स्ट कोई और होगा, ठीक है। A sit the second to the left of D, who is, D की बात कर रहा है, D कहाँ बैठा है, who is sit third to the left of E, समझ में आ रहा है? D क्या है, D who is sit to the left of, to the third to the left of E, E के लेफ्ट में, तो तुम एक काम करो, E यहाँ ले लो, समझ में आ रहा है? E के लेफ्ट का थर्ड पर्सन है, तो ये E यहाँ बैठा है, तो उसका लेफ्ट इधर ही होगा, तो पहला पर्सन हो गया, दूसरा पर्सन हो गया, यहाँ पे एक काम करो, पहला पर्सन E के लेफ्ट का ये हो गया, सेकंड पर्सन ये हो गया, तो पहला दूसरा और तीसरा क्या हो गया, D, समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। C sit to the third to the right of G, इसने बोला C sit third to the right of G, who is not immediately neighbor of E, तो G को भी बिठाना है लेकिन E का नेबर नहीं होना चाहिए, मतलब G को यहाँ नहीं बिठा सकते, तो G को यहाँ तो बिठा सकते हैं, G को यहाँ बिठा सकते हैं, और इसने बोला कि C sit to the third to the right of G, G के राइट का थर्ड पर्सन कौन होगा, C, G के राइट का थर्ड पर्सन, G के राइट, लेकिन वो G E के बगल में नहीं होना चाहिए, E का नेबर नहीं होना चाहिए, तो मैंने यहाँ बिठा दिया। अब राइट में जाएंगे तो राइट इधर आएगा, पहला दूसरा और तीसरा, थर्ड पर्सन क्या हो गया, C, क्लियर है यहाँ तक? इसने बोला C sit third to the right of G, G के राइट का थर्ड पर्सन है, राइट का थर्ड पर्सन है, वो इज नॉट इमीडिएटली नेबर ऑफ E, E का नेबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, E के नेबर में हमने एक जगह खाली छोड़ रखी है। H sit to the opposite to the E, E के अपोजिट में क्या है, H, E के अपोजिट में क्या है, H, H यहाँ आ गया, ये यही ना, and B is between A and C, B किसके बीच में, A और C के, तो यहाँ B आ गया, समझ में आ रहा है? अब एक पोजीशन तुम्हारी खाली है, जो पोजीशन खाली है वो पोजीशन जितने लेटर हमने देखो कंज्यूम कर लिया, A कंज्यूम कर लिया, B C D E और G, क्या बचा, F, A की पोजीशन खाली है F के लिए, F ये हो गया। अब ये पूछा क्या है, who sit opposite to the A, A के अपोजिट में कौन बैठा है, कौन बैठा है, A के अपोजिट में कौन बैठा है, F ने पूछा था कि A के अपोजिट में कौन बैठा है, तो क्या आ जाएगा, F, क्लियर है? Which one of the following is the odd one of the given alternative, इसे बोला सैलरी है, हाईएस्ट एजुकेशन है, हाईएस्ट एजुकेशन देखा, एज देखा, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, तो हमें पता है कि एज, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम देखते हैं कि उसकी एज क्या है, ईयर एक्सपीरियंस क्या है, उसके सब सैलरी डिसाइड होती है। कोई व्यक्ति जब जॉब में जाता है तो उसमें क्राइटेरिया क्या रहता है कि कितनी एज का व्यक्ति है, कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उसके सबसे सैलरी डिसाइड होती है। फिर देखा जाता है एक ही ये फैमिली के हैं, जो ऑड है, डिफरेंट है, वो क्या है, हायर एजुकेशन। ये आंसर हो गया तुम्हारा, क्लियर हुआ? The mean of the consecutive positivities are from 2 to n, क्या आ जाएगा, n plus 2 divided by 2,
समझ में आ रहा है? मीन निकालना है, मीन ऑफ द मीन निकालना है तो फर्स्ट प्लस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 जो कॉन्जिक्यूटिव है। अगर मान लो दिमाग नहीं भी चलता तो इनकी जगह अपने मन से कोई वैल्यू पुट कर लो, इनकी जगह अपने मन से कोई वैल्यू पुट कर लो। पुट एन इक्वल्स टू मैंने पुट कर दिया 5, इनकी जगह पुट कर दिया 5, तो कॉन्जिक्यूटिव बोला 2 से लेके 5 के बीच में कॉन्जिक्यूटिव लगातार 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। क्लियर हुआ? अब इसका अरिथमेटिक मीन लेते हैं। अरिथमेटिक मीन लेंगे तो 3 2 5 4 9 9 5 कितने हो गए 14, तो 14 डिवाइड बाय 1 2 3 4 कितना हो गया 7/2, 7/2। अगर ये वाकई सही है तो 7/2 आना चाहिए। तो n की जगह क्या है 5 रख दो और यहाँ पे n की जगह 5, बाकी 2 तो ही है। तो यार रखो 2 + 5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 7/2। आगे 7/2 कुछ भी रख सकते हो और भी रखते हो। जैसे n की जगह मान लो मैंने 8 रख दिया, क्या रख दिया 8, तो 2 क्या 2 8 हो जाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 7 कितना हो गया 15, और 15 6 कितना हो गया 21, 21 5 कितना हो गया 26, 26 4 30, और 30 और 5 कितना हो गया 35, 35 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 5 35 हो गया। समझ में आ रहा है? तो 8 इन दोनों को जोड़ो जरा, 2 + 8 कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 5। क्लियर हुआ? तो यही आंसर तुम्हारा क्या हो गया n + 2 डिवाइड बाय 2। क्लियर हुआ? ये स्टेप बाय क्वेश्चन क्लास में कराया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन यही था। पता कितनी बड़ी बात है कि जितना तुम वर्बल का पोर्शन पढ़ रहे हो हर साल उसी पोर्शन कराता हूँ। सिटिंग में जो सेकंड क्वेश्चन था, 2 ही क्वेश्चन सिटिंग में पैटर्न कराया था, सेकंड क्वेश्चन आ गया ये। इसमें भी अपन ने देखा है लॉजिकल वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम। और टाइप 2 में जो पहला क्वेश्चन था वो यही था क्वेश्चन, और पजल टाइप का क्वेश्चन था, उसमें कई सारे थे लेकिन इसमें एक ही पूछा है। इसमें ये बोल रहा है कि जो स्क्वायर है वो मैरिड पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल क्या है ज्वाइंट फैमिली को, और ट्रायंगल मतलब स्कूल टीचर को। तो इसने बोला कि बाय विच लेटर द मैरिड टीचर हु डोंट लिव इन द ज्वाइंट फैमिली, मतलब सर्कल के बाहर होना चाहिए। और ये बोला मैरिड टीचर, मैरिड होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए स्क्वायर, और टीचर बोला मतलब क्या होना चाहिए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में भी हो स्क्वायर में भी हो, बस सर्कल में नहीं हो। इसने बोला ना कि सर्कल में नहीं होना चाहिए, इसने बोला बाय विच लेटर द मैरिड टीचर, मैरिड बोला मतलब स्क्वायर में हो गया, टीचर बोला मतलब ट्रायंगल में हो गया, वो डोंट लिव इन द ज्वाइंट फैमिली, सर्कल में नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा लेटर है जो तुम्हें सर्कल में दिख रहा है? आर दिख रहा है, आर स्क्वायर में भी है और ट्रायंगल में भी है, तो आंसर क्या जाएगा आर। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते। लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, लकी जो मेल है, said this person is the only child of the paternal grandmother of daughter। पैटर्नल ग्रैंडमदर ऑफ डॉटर मतलब उसके पिता की साइड की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? पैटर्नल बोले मतलब पिता की साइड बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो पैटर्नल ग्रैंडमदर डॉटर मतलब तुम्हारी ग्रैंडमदर, तुम्हारी ग्रैंडमदर की डॉटर मतलब तुम्हारी बुआ होगी। ग्रैंडमदर की डॉटर क्या होगी? बुआ। और बुआ के जो बच्चे हैं तुम्हारे क्या होते हैं? कजिन। तो रिलेशन क्या हो जाएगा? कजिन है, कजिन क्या हो गया? समझ में आ रहा है? क्यों मेल फीमेल बोला नहीं उसमें, बाइफरकेट किया, आंसर क्या हो जाएगा? कजिन। आफ्टर allowing 20% cash discount, a trader still earn a profit of 11.11%. How much above the cost price? Above the cost price बोला, cost price से कितना ले रहा है? एक सेंटेंस का मतलब है how much above the cost price the trader marks his goods। जो मार्क प्राइस है, जिसमें मार्क का रखा है, कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर है। मतलब कॉस्ट प्राइस अलग होगी, और जो लेबलिंग रहता है जिसमें मार्क रहता है वो मार्क प्राइस होता है। जैसे कोई आइटम खरीदते हो जिसमें टैग लगा रहता है वो मार्क प्राइस है। समझ में आ रहा है? और कॉस्ट प्राइस जितने में जिसको बनाया गया, खरीदा गया, वो क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस मान लो अपने मन से 100 माने, मैंने कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है। और प्रॉफिट उसने कितना 20% डिस्काउंट देने के बाद भी, आफ्टर अलाउिंग 20% डिस्काउंट, अगर 20% डिस्काउंट दिया तो भी उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 11.11। अगर कॉस्ट प्राइस 100 माने और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 11.1 में, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 100 प्लस मतलब 11.1 तो 111.11। नहीं बस अगर 20% डिस्काउंट देने के बाद भी कोई आइटम बेचता है तो 11% प्रॉफिट होता है, 11.11% क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो कितने में बेचा होगा? मान लो कॉस्ट प्राइस क्या है 100, तो 100 इसको 11 को जोड़ देंगे अपन, 100 प्लस प्रॉफिट जोड़ लेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस क्या हो जाएगा? प्रॉफिट, और प्रॉफिट 11.11 तो क्या आ जाएगा 111.11। ये हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस होगी। अब हमें पता नहीं मार्क प्राइस क्या है, तो हमने माना जो लेवल लगा है मार्क प्राइस का वो x है। क्या है? x है। उसमें डिस्काउंट कितना दिया? 20% का, 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब सेल 80% में बेचा होगा। तो 80% में जब बेचा, x का क्या बोला 80%, x का 80% सेल किया, वो अमाउंट कितना है 111.11।
नहीं? यही बात समझ में। एक्स का 20% डिस्काउंट दिया, मतलब 80% बेचा, और 80% में बेचने के बाद भी 20% डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट यही आया ना? नहीं, सेलिंग प्राइस यही आया ना? जब सेलिंग प्राइस होगा तभी तो 11.11 उसको प्रॉफिट होगा। तो हम बोल सकते हैं 11.11 जो अमाउंट है, सेलिंग प्राइस का अमाउंट है, वो 20% डिस्काउंट देने के बाद का अमाउंट है। मार्क प्राइस में जो भी छपा है उसमें 20% डिस्काउंट दे रहा, मतलब 80% के बराबर हो गया वो। तो मार्क प्राइस एक्स का 80% क्या हो गया? 1111। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो उसको सेलिंग प्राइस 111 रुपए 11 पैसे में बेच दिया उसने। अब वो 80% के बराबर है, तो 20% डिस्काउंट दिया अपने को। इसको 0.8 ले सकते हैं। 0.8 x इज इक्वल टू क्या? 1111.11। तो x क्या जाएगा? 1111.11 डिवाइड बाय 0.1। क्लियर हुआ? इसको सॉल्व करोगे तो 138.88 आ जाएगा। अब 138.88 आया वो x है, मतलब मार्क प्राइस है, जो वो लेवल लगा होगा मार्क प्राइस का। समझ में आ रहा है? अब उसने बोला कि कॉस्ट प्राइस से कितने ऊपर लिया उसने बोला ना कि हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कितना ऊपर था? कॉस्ट प्राइस कितना था? 100। तो एक काम करो, 138.88 में 100 माइनस कर दो, तो क्या आएगा? 38.88। समझ में आ रहा है? परसेंटेज है कहीं 38.88। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Which of the following words will appear last in the dictionary? डिक्शनरी ऑर्डर में कौन सबसे लास्ट आएगा, ये पूछा है। समझ में आ रहा है? तो COMPLI यहाँ पे आ रहा है, I वहां भी है, लेकिन यहाँ पे N है, वहां M है, फिर I है, E है, तो M के बाद ही N आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। सिंपल ही क्वेश्चन है। समझ में आ गया कैसे? क्वेश्चन बोला ये, राजेश विल नॉट गो टू द कंसर्ट इफ राकेश गोज। इसने बोला राजेश कंसर्ट में नहीं जाएगा अगर राकेश जाएगा। समझ में आ रहा है? दोनों के आपस में झगड़े लड़ाई। इसने बोला राजेश विल नॉट गो टू द कंसर्ट, राकेश कोई कंसर्ट है वहां नहीं जाएगा अगर राकेश जाएगा। समझ में आ रहा है? राकेश विल गो टू द कंसर्ट, राकेश तभी जाएगा इफ हिज डॉग बार्क 3 टाइम्स, उसका कुत्ता जो 3 बार भौंकेगा। समझ में आ रहा है? तो जाएगा। अब यहाँ भी समझना है कि कुत्ता 3 बार भौंकेगा तो जाएगा। उसने ये नहीं बोला कि 4 बार भौंकेगा तो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बस ये बोला कि 3 बार भौंकेगा तो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे आते हैं। बेस्ड ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। इसने बोला इफ राजेश डोंट गो टू द कंसर्ट द राकेश विल गो। इसने बोला राजेश अगर कंसर्ट पे नहीं जाता है देन राकेश जाएगा। ऐसा कोई कंडीशन है क्या? नहीं। राजेश की कंडीशन है कि राजेश नहीं जाएगा अगर राकेश जाएगा। लेकिन राजेश, इसने बोला राजेश डजंट गो, राजेश डजंट गो, अगर राकेश नहीं जाएगा कंसर्ट में देन राकेश विल गो। राजेश नहीं जाएगा तो ही राकेश जाएगा। राकेश का कंडीशन राजेश से नहीं, राजेश का कंडीशन राकेश से है। राजेश बोल रहा है अगर राकेश जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन राकेश ऐसा कोई कंडीशन नहीं रख रहा है। समझ में आ रहा है? राकेश तो ये कंडीशन रख रहा है कि मेरा कुत्ता 3 बार भौंकेगा तो जाऊंगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो, तो ये आंसर इनकरेक्ट है। सेकंड है इफ राकेश डॉग्स बार्क 3 टाइम्स, अगर राकेश का कुत्ता 3 बार भौंक दिया देन राजेश विल नॉट गो टू द कंसर्ट। सिंपल सी बात है, राकेश का कुत्ता 3 बार भौंका, राकेश गाड़ी में बैठ गया। समझ में आ रहा है? 3 बार भौंका, गाड़ी में बैठ गया, वहां पहुंच गया, और राकेश पहुंच गया, तो राजेश जाएगा क्या? घर से नहीं निकलेगा। तो आंसर क्या आ गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के कांसेप्ट भी यूज कर सकते थे कि 2 इक्वेशन दे रखा साइमल्टेनियस और 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमें। अगर 2 वेरिएबल दे रखा तो दोनों इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। किसी एक इक्वेशन से दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाओगे क्या? नहीं। तो इसने बोला है कि स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या पूछा है। स्टेटमेंट 1 दे रखा है x y इक्वल टू 5 और स्टेटमेंट 2 दे रखा है x प्लस y इक्वल टू 10 और बोल रहा है ए चूज दिस ऑप्शन इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ देम स्टेटमेंट अलोन। हमें मालूम है कि भैया किसी भी एक ऑप्शन को लेंगे, किसी भी एक स्टेटमेंट लेंगे, चूंकि 2 वेरिएबल है तो दोनों इक्वेशन चाहिए। तो पहला आंसर तो पहली फुर्सत में गलत हो गया। सेकंड वाला चूज दिस ऑप्शन इज द इफ द इक्वेशन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर, तो दोनों स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे अपने को। तो ये आंसर करेक्ट है। समझ में आ रहा है? और कभी इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहता है, ये तो आंसर टिक करके आगे बढ़ जाओगे, अगर नहीं अपने को सॉल्व नहीं करना। हमें पता है कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन चाहिए। समझ में आ रहा है? कहीं बोले उसकी वैल्यू 90 आएगी, उसकी वैल्यू तो कुछ नहीं करना है। तुम्हें क्या रखा है? x y इक्वल टू क्या रखा है? 5 और x प्लस y इक्वल टू क्या रखा है? 10। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो x प्लस y का क्या जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा? 100। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस क्या जाएगा? 2xy इक्वल टू क्या है? 100। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2xy, xy क्या है? 5, 5 टू 10, 10 इक्वल टू क्या जाएगा? 100। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा? 90। तो दोनों इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? दोनों पड़ेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। और आंसर का पूछता क्या हो तो 90 आ जाएगा। क्लियर? इसने बोला रामू विजिट दिल्ली on every 15 days। रामू हर 15 दिन में दिल्ली जा रहा है एंड सैमू goes to Delhi every 20 days। ठीक है, they met at Delhi 5 days back, 5 दिन पहले मिले थे। after how many days from today they will meet Delhi next time। देखो, जब भी इससे के क्वेश्चन आए कि वो हर 15 दिन में जा रहा हो, हर 20 दिन में जा रहा हो, हर 25 दिन में जा रहा हो, हर 30 दिन में जा रहा है, पहले एलसीएम ले लिया करो दोनों का।
क्या ले लिया? एलसीएम। एलसीएम ऑफ कितना है? 15 और कितना बोला? 15 और 20, 15 20 तो कितना आएगा? 60 आएगा ये। तो हर 60 दिन में मिलेंगे, दोनों की मुलाकात हर 60 दिन में होगी। समझ में आ रहा है? दोनों की मुलाकात हर 60 दिन में होगी, लेकिन उन्होंने बोला 5 दिन पहले ही मिल चुके हैं वो, तो 60 में 5 माइनस कर दो, कितने दिन बाद मिलेंगे? 55। नहीं, यही बात समझ में? ये आंसर कठिन है क्या? इन विच ईयर वाज अर्जुन बोर्न? कौन से ईयर में अर्जुन का जन्म हुआ? ये पूछा है इसने, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अर्जुन एट प्रेजेंट इज 25 ईयर यंगर टू हिज मदर। ठीक है, अर्जुन ब्रदर्स हु वाज बोर्न इन 1964 इज 35 इयर्स यंगर टू हिज मदर। ठीक है, तो अर्जुन जो है, अर्जुन की जो जन्म हुआ अर्जुन का 1964 में हुआ, अपनी मदर से कितने साल छोटा है? 35। समझ में आ रहा है? ये बोला ना, तो 35 में माइनस कर दो, 35 माइनस कर दिया इसका, तो उसका 35 माइनस करेंगे तो उसकी मदर की एज निकल जाएगी। हम पहले इसकी मदर की एज निकाल लेते हैं, तो मदर की एज निकाला था 14 में 5 का कितना हो जाएगा? 9 5 14 हो गया, और ये क्या हो गया? 5 में देंगे 2 और 1929 होगी। ये 1929 जो एज निकली किसकी निकली? मदर की। समझ में आ रहा है? अब ये 25 साल छोटा है कौन? अर्जुन। तो 25 जोड़ दो इसमें, नहीं आई समझ में? 1929 में 25 जोड़ दो इसमें, तो 25 जोड़ा तो क्या हो गया? 9 5 14 4 2 2 4 है, कितनों के? 5। 1954 ये आंसर है। कठिन लग रहा है क्या? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सिंपल सा लॉजिक, इस टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं एग्जाम में। कभी वो मंकी वाला आ जाता है, ये कैट वाला आ गया, बाकी सेम पैटर्न क्वेश्चन है। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, इसमें गलतियां होती हैं, समझो। इसमें एक लॉजिक काम करेगा, दिमाग से बिठाना। ए कैट क्लाइम्स अ 21 मीटर पोल। 21 मीटर लंबे पोल पे जो है कैट चढ़ रही है। इन द फर्स्ट मिनट इट क्लाइम्स 3 मीटर। पहले मिनट में 3 मीटर ऊपर चढ़ रही है। इन द सेकंड मिनट, और दूसरे मिनट में इट डिसेंड 1 मीटर। मतलब पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ रही है और सेकंड मिनट में 1 मीटर नीचे आ रही है। समझ में आ रहा है? 1 मीटर नीचे आ रही है। इन हाउ मेनी मिनट्स दैट कैट वुड रीच द टॉप ऑफ द पोल। मतलब 21 मीटर कब चढ़ जाएगी वो? समझ में आ रहा है? अब इसमें फंडा ध्यान रखना कि पहले मिनट में जो कैट यहाँ है, पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ रही है वो, पहले मिनट में 3 मीटर चढ़ रही है वो, 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ रही है, और दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे आ रही है, और दूसरे मिनट में अगर 1 मीटर नीचे आ रही है तो यहाँ पहुंच गई 2 मीटर में। नहीं, यही बस समझ में? 2 मीटर में पहुंच गई पहले मिनट में। ये पहले मिनट में, फर्स्ट मिनट में वो 3 मीटर चढ़ गई, और सेकंड मिनट में, वो सेकंड मिनट की बात करें तो सेकंड मिनट में वो 1 मिनट नीचे आ गई। अब 1 मीटर नीचे आ गई तो यहाँ पे 2 मिनट जब हुए, कितने हुए? 2 मिनट। जब 2 मिनट होते हैं तो कैट कितने मीटर चढ़ चुकी होती है? 2 मीटर। नहीं, यही बात समझ। तो कैट 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ती है, तो 4 मिनट में 4 मीटर चढ़ेगी, 8 मिनट में 8 मीटर चढ़ेगी, 18 मिनट में 18 मीटर चढ़ेगी, 2 मिनट में 2 मीटर, 10 मिनट में 10 मीटर, तो 18 मिनट में 18 मीटर। समझ में आ रहा है? 18 मिनट में 18 मीटर चढ़ गई। क्लियर है यहाँ तक? अब अगला 1 मिनट जब होगा, अगला 1 मिनट होगा तो 3 मीटर चढ़ जाएगी वो। अगला 1 मिनट होगा 3 मीटर चढ़ जाएगी। 18 में 3 जोड़ो जरा, कितना हो रहा है? 21। तो अगला जब 1 मिनट होगा मतलब क्या जाएगा? 19 मिनट। 19 मिनट में क्या चले गई? 21 मीटर। 21 मीटर चढ़ गई, तो 21 मीटर ही तो पहुंचाना था उसको। नहीं, ये बात समझ में आया? 19 मिनट में कितना चढ़ जाएगी? 21 मिनट। फंडा समझ में आया? बहुत सिंपल सा फंडा है कि एक 21 मीटर लंबा पोल है, उसमें एक कैट है। अगर 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ती है, अगले मिनट में वो 1 मीटर नीचे जाती है। मतलब देखा जाए तो 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ रही है। 18 मिनट में 18 मीटर चढ़ेगी। अब 18 मिनट हो चुके हैं, 18 मीटर पे है, अगले मिनट में डायरेक्ट टॉप पे पहुंच जाएगी वो। कि 1 मिनट में कितने जाएगी? 3 मीटर। 21 हो गया। आप बोलोगे सर 1 मीटर नीचे भी तो आ रही है, तो हमें तो यही बोला ना कि 21 मीटर कब चढ़ेगी, तो क्या हो गया? 19 मिनट में। समझ में आ रहा है? अब 20 मिनट में नीचे आएगी तो आते रहे 20 मिनट में नीचे, हमें तो किस तक पहुंचाना था उसको, तो क्या हो गया? 19 मिनट। समझ में आ गया फंडा? क्लियर हो गया? This question contains 6 statements followed by the 4th set of the combination of 3. Choose a set of which combination are most logically related. देखो इसमें क्या बोला है? All falcon fly high. ठीक है? All falcon are blind. All falcon are birds. All birds are yellow. All birds are thirsty. All falcon are yellow. ठीक है? All falcon are birds. तो यहाँ से चालू करते हैं, all से चालू करेंगे, सर्कल में से all से बनाते हैं। All falcon are birds. ये बोला ये, और ऑल बर्ड्स आर येलो, ये बोल रखा है ये। पहले ऑल का सर्कल पहले बनाते हैं, तो ऑल बर्ड्स, हमें यहाँ बोला है ऑल फॉल्कन आर बर्ड्स, बर्ड पे छोड़ा अपन ने, और ऑल बर्ड्स आर येलो, ऑल बर्ड्स आर येलो, ऑल फॉल्कन आर बर्ड्स हो गया, ऑल बर्ड्स आर येलो।
क्लियर हुआ? अब आंसर मैच करते हैं सारे स्टेम, बाकी स्टेम जैसे ऑल फॉल्कन फ्लाई है तो हमें ऑल फॉल्कन और बर्ड्स हो गया, समझ में आ रहा है? कनेक्ट कर रहे हैं, ऑल फॉल्कन और बर्ड हो गया, ऑल बर्ड और तो तीन स्टेट में कनेक्शन किसका प्रॉपर बैठ गया हमें ये देखना है। तो हम ये देख रहे हैं जैसे यहाँ पे सी डी एफ दे रखा है, पहला ऑप्शन ही दे रखा है सी मतलब ये बोला ऑल फॉल्कन और वर्ड, ऑल फॉल्कन और वर्ड, ठीक है। फिर क्या डी क्या बोला है, डी ऑल बर्ड्स आर येलो, ऑल बर्ड्स आर येलो, समझ में आ रहा है? फिर एफ क्या बोला, ऑल फॉल्कन आर येलो, ऑल फॉल्कन आर येलो, नहीं ये भी समझ में आया, ये सेट है और ये सबसेट हो गया, ऑल फॉल्कन ऑल बर्ड्स भी येलो है, ऑल फॉल्कन भी येलो, तो पूरा कनेक्ट हो रहा है ये, तो आंसर इसका आ जाएगा सी डी, समझ में आ रहा है? सी डी। इन अ टूर्नामेंट मैनी टीम्स पार्टिसिपेट, all the team of tournament have a 5 to 15 player. If a team has more than 10 players then they have a reversible t-shirt, ठीक है, based on the information above which of the following must be true। देखते हैं, इसने बोला टीम दैट हैव 12 प्लेयर्स डू नॉट हैव द रिवर्सिबल टी-शर्ट, ऐसा कुछ दिया नहीं है। इसने बोला ओनली पीपल ऑफ ऑन द टीम कैन हैव द रिवर्सिबल टी-शर्ट, टीम विद 8 प्लेयर डू नॉट हैव अ रिवर्सिबल टी-शर्ट, ऐसा कोई कंडीशन गिवन नहीं है। लेकिन टीम दैट हैव द 13 प्लेयर हैव द रिवर्सिबल टी-शर्ट, तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बोला 10 से ऊपर प्लेयर होंगे तो क्या होगा, रिवर्सिबल। इसने बोला ना कि इफ द टीम हैज मोर देन 10 प्लेयर देन दे हैव द रिवर्सिबल टी-शर्ट, तो ये कितने प्लेयर हो गए, 13, तो वो क्या रिवर्सिबल टी-शर्ट पहनेंगे ये, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम पूरी मेथड से इसको प्रोसीड करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करोगे तो सेकंड्स का क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैंने 100 बार बोला कि एबीसीडी का पोजीशन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जेड तक याद रखना चाहिए, रटा होना चाहिए, सेकंड्स का क्वेश्चन था ये बोला इन अ सर्टेन लैंग्वेज हर्ट इज रिटन एज 201801105008। जब भी तुम्हें वर्ड से ज्यादा नंबर लेटर दिखने लगे तो तुम्हें देख लेना कि ऐसा तो नहीं कि एक लेटर को 2 नंबर से कोड कर रखा है या उसकी पोजीशन से कोड कर रखा है, समझ में आ रहा है? ये देखना और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि थर्ड पोजीशन पे क्या है, ए, थर्ड पोजीशन पे ए है तो ये थर्ड पोजीशन पे क्या है, 1, तो समझ में आ गया कि हर पोजीशन उसके लेटर से कोड कर रखा है। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ 20 दे रखा है, यहाँ 20 दे रखा है, वहाँ टी दे रखा है, तो टी मतलब 20 होता है, तो 20 पहले दे रखा मतलब लास्ट वाला पहले दे दिया, और एच की पोजीशन क्या होती है, 8, तो लास्ट में दे रखा है, मतलब इसकी पोजीशन क्या होती है, 8, ये लास्ट में इसकी क्या होती है, 20, रिवर्स कर दिया इसने, रिवर्स कर दिया इसने। अच्छा आगे बढ़ देखते हैं, आगे भी यही है क्या, यहाँ पे देखते हैं एल की पोजीशन क्या होती है, 12 उधर लिख दिया उसने, और एस की पोजीशन क्या होती है, 19 इधर लिख दिया, इसकी 19 होती है, इसकी क्या होती है, 12, और पलटा पलटा कर दिया उसने। तो सिंपल पूछा ब्रेन में बी की पोजीशन क्या होती है, 2, तो 2 को इधर की जगह उधर ले जाना है तुम्हें, क्योंकि 2 में लास्ट लेटर ही पूछा ना, विल बी द लास्ट नंबर, तो 2 इधर चले जाएगा, तो लास्ट नंबर क्या जाएगा, 2, नहीं बस पूरे निकालने की आवश्यकता नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 2 इधर आएगा तो उधर ट्रांसफर कर रहा है, ये रिवर्स ही तो कर रहा है, और क्लियर हुआ? In the following question, 3 statement or 3 conclusion are given। इसमें बोला all students are intelligent, no, इसमें स्टेटमेंट पहले बनाते जाते हैं। इसमें बोला all students are intelligent, सेकंड देखा no intelligent person is lazy, some lazy person are poor, ठीक है। all से स्टार्ट करते हैं हमेशा, all students are intelligent, all students are क्या बोला, intelligent, ठीक है, देख लिया। इसमें बोला no intelligent person is lazy, no intelligent person is lazy बोला, समझ में आ रहा है, lazy, ठीक है। Some lazy people are poor, some lazy people are poor, ये poor बोल दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस कंक्लूजन आता है no student is lazy, ठीक है। अब इसमें पहला तो बोला all students are intelligent और no intelligent person is lazy, कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन लेजी नहीं होगा, तो चूंकि आई क्या है, सेट है, और एस क्या है, सबसेट है, तो जो इसके लिए लागू नहीं होगा सेट के लिए, सबसेट के लिए भी लागू नहीं होगा। तो अगर कोई इंटेलिजेंट लेजी नहीं है तो कोई स्टूडेंट भी लेजी नहीं होगा, तो पहला करेक्ट हो गया कि नो स्टूडेंट इज लेजी। सम पुअर पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट। अब सम पुअर पीपल नॉट इंटेलिजेंट, तो देखो लेजी के कुछ एलिमेंट इसमें भी आ गए हैं, लेजी के कुछ एलिमेंट इसमें आ गए हैं, तो वो जो एलिमेंट है लेजी पुअर एलिमेंट, समझ में आ रहा है, लेजी पुअर जो पर्सन है, वो जो लेजी पुअर पर्सन है, कुछ तो इंटेलिजेंट नहीं है, समझ में आ रहा है, कुछ तो इंटेलिजेंट और कुछ हो भी सकते हैं, तो यही बोला है कि सम पुअर, इस सम की बात कर रहा है, सम पुअर पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट, तो कुछ पुअर जो पीपल है, मतलब जो लेजी के एलिमेंट इसमें चले गए पुअर पर्सन में, समझ में आ रहा है, तो लेजी पुअर पर्सन, इसने बोला सम पुअर
पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट, तो कुछ इंटेलिजेंट नहीं है, और वही नहीं जो इंटेलिजेंट पर्सन नहीं है वो इसमें भी तो जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं। तो ये लेजी पर्सन जब इसमें गया तो क्या हो गया, लेजी पुअर पर्सन, ये पुअर पर्सन हो गया। ये पुअर का जो अपन ने इंटरसेक्शन इसके साथ भी तो लिया, तो हम ये बोल सकते हैं कि सम पुअर पीपल आर नॉट इंटेलिजेंट, तो फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। ऑल वाला तो होगा नहीं, ऑल पुअर पीपल आर लेजी, ये तो होगा नहीं, तो फर्स्ट भी करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है कहीं, ओनली ए आंसर। क्लियर हुआ? अब इसमें बोला सिलेक्ट द पेयर ऑफ द वर्ड व्हिच आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द कैपिटल एस। देखो एनालॉजी के क्वेश्चन, इसमें डेटा को क्या बोला, ग्राफ, डेटा ग्राफ से रिलेटेड है, मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, जब बहुत सारे डेटा हो जाते हैं उससे ग्राफ का निर्माण हो जाता है, तो डेटा से हम ग्राफ बनाते हैं, डेटा होगा तो ग्राफ बना लेंगे, तो मिल्क होगा तो बटर बना लेंगे, तो आंसर क्या हो गया, ए। अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। यहाँ सॉफ्टवेयर दे रखा है, सॉफ्टवेयर कोड है, डेटा है, एनालिसिस है और रिपोर्ट है, समझ में आ रहा है? तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारे पास डेटा होगा, डेटा होगा, सबसे पहले क्या होगा, डेटा, फिर क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर, फिर क्या चाहिए, कोड, फिर क्या हो जाएगा, एनालिसिस, फिर क्या जनरेट करोगे, रिपोर्ट। तो 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, समझ में आ रहा है? अरे 3 1 2 4 5, आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लास में कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। At what time between the 2 p.m. and 3 p.m. will the hour hand and minute hand of a clock point in opposite direction? इस शॉर्टकट बताया था इसका मैंने, अपोजिट बोले तो कुछ मत करना, r + 1 6, याद आ रहा है? और हमें अगर 180 डिग्री अपोजिट मतलब क्या बनाना, 180 डिग्री, अब 180 डिग्री में रहना तो s प्लस क्या हो जाएगा 6, और किसने बोला 2 और 3 के बीच में बोला, तो मैंने बताया था 2 और 3 के बीच में पहले 2 बजाना है तुम्हें भाई। यहाँ पे मान लो 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है 2, और यहाँ क्या है 3, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पे सपोज 4 हो गया, 5 हो गया, ये क्या हो गया 6, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 9, यहाँ 10 हो गया, ये क्या हो जाएगा 11। तो पहले 2 और 3 बोला तो पहले 2 बजाना पड़ेगा तुम्हें, ये 2, समझ में आ रहा है? 2 बजा लिया, ये आर हैंड है, मिनट हैंड है ये तुम्हारा। क्लियर हुआ? और इसने बोला कि ये एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 p.m. 2 और 3 के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा विल द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक पॉइंट इज अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन होगा मतलब 2 के अपोजिट में जाएगा। अब 2 के अपोजिट में देखना है तो 2 के अपोजिट में क्या जाएगा, तो एस प्लस क्या करेंगे 6, एच क्या है 2, 2 + 6 क्या हो जाएगा 8, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 8, यहाँ आना चाहिए काटा, तब अपोजिट मतलब 180 डिग्री बनेगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 8, मतलब 8 पे आएगा काटा, तो ये काटा जो मिनट हैंड अगर 8 पे आएगा, मिनट हैंड किस पे आएगा 8 पे, तो कितने 8 5 कितने मिनट आगे चले जाएगा 8 × 5 मतलब क्या आ जाएगा 40। समझ में आ गया? क्लियर है? ये बोला अगर 2 और 3 के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा जब वो जो काटे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मिनट हैंड आर हैंड मतलब 180 डिग्री बनेगा, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 8, और अगर कंफ्यूजन हो तो मैंने बोला 6 ऐड कर लेना, तो 2 में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 8, आर वाला काटा तो 2 में होगा, मिनट वाला काटा क्या हो जाएगा 6 8 में, आर वाला काटा 2 में होगा, मिनट वाला क्या हो जाएगा 8, तो 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, ऐसे बनेगा 180 डिग्री, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अब मिनट वाला काटा अगर 8 तक आएगा, भाई अपोजिट डायरेक्शन के लिए 8 तक तो आना पड़ेगा, तो मिनट वाला काटा ट्रेवल करते करते 8 तक आएगा, हर एक का डिफरेंस 5 मिनट है, 8 5 से क्या हो गया 40 मिनट चलेगा। तो ये जो आर वाला काटा थोड़ा तो खिसकेगा, तो 2 और 3 के बीच में जब आर वाला काटा खिसकेगा, समझ में आ रहा है? और जो खिसकेगा उसका डिफरेंस क्या बताया था 12/11 का डिफरेंस शॉर्टकट बताया था मैंने, तो 12 चौके कितने हो गए 48, 480/11 हो गया, 11 चौके कितने हो गए 44, 44 4 48, तो 11 तय कितने हो गए 33, और कितने हो गया 60/11। समझ में आ रहा है? तो 43 मिनट और 7/11 सेकेंड, समझ में आ रहा है? और 2 तो बज ही रहे हैं, तो हम बोलेंगे 2:43 और 7/11 सेकेंड, समझ में आ रहा है? ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? 2:43 7/11 सेकेंड, क्लियर हो गया? चलो, इसमें बोला आर एन बॉट 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट द 50 रुपीज पर शेयर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझना। ही पेड अ ब्रोकरेज फी ऑफ 2%। ठीक है, वो शेयर भी खरीदता है, ब्रोकरेज फीस भी 2% देता है ऑन द परचेज। लेटर द सोल्ड ऑल द शेयर्स एट द ₹55 पर शेयर एंड पेड टू द ब्रोकरेज या ब्रोकरेज फी 2% ऑन द सेल। व्हाट इज द आर्यंस नेट प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज बोला है ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि शेयर कितने में खरीदा, तो 50 रुपए में शेयर खरीदा, और कितने शेयर खरीदा 100, तो 100 शेयर 50 रुपए में खरीदा, तो कितना अमाउंट पे करना पड़ा 5000।
लेकिन 5,000 के साथ साथ 2% ब्रोकरेज भी पे किया, 2% ब्रोकरेज भी पे किया, तो 5,000 का 2% निकाल लो, 5,000 का क्या निकालो 2%, तो कितना हो जाएगा 100। अरे 100 हो जाएगा। तो उसको पड़ा कितना, शेयर कितने में पड़ा 5,000 प्लस 100, भाई ब्रोकरेज भी दिया शेयर भी खरीदा, उसको टोटल जो पड़ा वो 5100 में पड़ा। समझ में आ रहा है? 5100 में पड़ा। अब जो वापस शेयर बेचने जा रहा है वो तो कितने में बेचा 55 रुपए में, तो 55 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो 5500 में शेयर बेचा। फिर उसको 2% ब्रोकरशिप देनी पड़ रही है, कितने की 5500 की, तो 5500 की 2% निकाल लो तुम, 2% निकालो। समझ में आ रहा है? तो कितना हो गया 110, 110। समझ में आ रहा है? 110 हो गया। अब 110 हुआ तो 5500 प्लस कितना हो जाएगा 110। समझ में आ रहा है? माइनस माइनस करेगा ना, तो इतना तो लॉस हुआ ना उसको, तो अब ये देखना पड़ेगा, डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो 5500 में 110 क्या कर दिया माइनस, क्योंकि 5500 में इसमें पड़ा नहीं, 5500 में बेचा लेकिन 2% ब्रोकरशिप के माइनस हो गए, तो उसके हाथ में जो पैसा आया वो देखना पड़ेगा ना। तुमने कोई अमाउंट 5500 में बेच दिया लेकिन ब्रोकर जो आया है वो ब्रोकर 2% लेके चला गया, तो 2% लेके चला गया तो तुम्हारे हाथ में जो आया वही प्रॉफिट है तुम्हारा। तो देखो माइनस करा तो क्या आ जाएगा 0, और 10 में जगह कितना 9, और 4 में गया कितना 3, और क्या है 5, तो 5390, 5390 में बेचा वो। समझ में आ रहा है? उसको जब खरीदा था तो घर में ये इतना में पड़ा था ये, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 5390 में क्या करेंगे 5100, 5100 से घटाएंगे तो कितना हो गया 0, और 9 3 में गए तो। समझ में आ रहा है? तो 290 रुपए प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट पूछता कितना हुआ 290, लेकिन उसने क्या बोला प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 290, और जितने में उसने पढ़ा था 5100 मल्टीप्लाई कर जाएगा 100। क्लियर हुआ? कर देना, तो क्या आ जाएगा 5.69%। क्लियर हुआ? डी आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है सभी को? इस बार दिस क्वेश्चन कंटेंट द 6 स्टेटमेंट फॉलोड बाय द 4 सेट ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखते हैं क्या क्लियर करते हैं इसको सॉल्व। इसमें बोला सम बिल्डिंग्स आर नॉट स्काईस्क्रैपर, सम स्काईस्क्रैपर आर नॉट बिल्डिंग्स। देखो इसमें बोला जो बोलते जा रहा है, पहले डायग्राम बनाते जाते हैं। नो स्ट्रक्चर इज अ स्काईस्क्रैपर और ऑल स्काईस्क्रैपर आर स्ट्रक्चर, सम स्काईस्क्रैपर आर बिल्डिंग और सम स्ट्रक्चर आर नॉट बिल्डिंग। ठीक है, पहले ऑल से चालू करना, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में ऑल से चालू करोगे। ऑल स्काईस्क्रैपर आर अ स्ट्रक्चर, ऑल स्काईस्क्रैपर समझ में आ रहा है इज अ स्ट्रक्चर, ये बोला ये ऑल स्काईस्क्रैपर आर स्ट्रक्चर, ऑल स्काईस्क्रैपर स्ट्रक्चर, यहाँ हो गया। इसमें बोला सम स्काईस्क्रैपर आर बिल्डिंग, सम स्काईस्क्रैपर आर बिल्डिंग, सम स्काईस्क्रैपर आर बिल्डिंग, बिल्डिंग को यहाँ तक लेके आएंगे, फिर स्काईस्क्रैपर तक लेके आएंगे बिल्डिंग को। ठीक है, सम स्ट्रक्चर आर नॉट बिल्डिंग। अब ये क्वेश्चन इसके बाद बोला कि सम स्ट्रक्चर आर नॉट बिल्डिंग, और इसने बोला नो स्ट्रक्चर इज अ स्काईस्क्रैपर। ठीक है, नो स्ट्रक्चर है, ये तो गलत ही हो जाएगा। ये अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेट है और ये क्या है सबसेट है। तो देखते हैं कौन सा मैच करता है। अब में ए सी ई, तो ए तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि सम बिल्डिंग आर नॉट स्काईस्क्रैपर, सम स्काईस्क्रैपर आर नॉट बिल्डिंग। तो यहाँ देखो ये बी डी एफ कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि बी में देखो ऑल, बी में देखो बी कहाँ है तुम्हारा सम स्काईस्क्रैपर आर नॉट बिल्डिंग। देखो कुछ स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग है, बचाओ पार्ट बिल्डिंग नहीं है, कुछ स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग है, किसके एलिमेंट इसमें जा रहे हैं, तो कुछ स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग है लेकिन कुछ बिल्डिंग स्काईस्क्रैपर नहीं है। तो ये बी वाला पोर्शन की सम स्काईस्क्रैपर आर नॉट बिल्डिंग, बचाओ पोर्शन बिल्डिंग नहीं है। जो स्काईस्क्रैपर है ये तो इसके एलिमेंट यहाँ शामिल हो गए, स्ट्रक्चर किसमें शामिल हो गए, कुछ स्ट्रक्चर भी बिल्डिंग है, स्काईस्क्रैपर भी बिल्डिंग है, और लेकिन कुछ स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग नहीं है। तो एक बी हो गया, समझ में आ रहा है। डी में ऑल स्काईस्क्रैपर आर स्ट्रक्चर, ये तो बोल ही रखा है डी में, हमें डी को तो छोड़ना ही नहीं है, डी लेना ही लेना। ऑल स्काईस्क्रैपर आर स्ट्रक्चर, ऑल स्काईस्क्रैपर आर स्ट्रक्चर, ये भी है। और एफ में दे रखा सम स्ट्रक्चर आर नॉट बिल्डिंग, सम स्ट्रक्चर आर नॉट बिल्डिंग, तो कुछ स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर भी बिल्डिंग नहीं है। समझ में आ रहा है। और ऑल स्काईस्क्रैपर क्या है स्ट्रक्चर है, ये तीनों कवर हो गए इसमें, तो क्या आंसर हो गया बी डी है। समझ में आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे स्काईस्क्रैपर क्या है स्ट्रक्चर है, उसमें से कुछ स्ट्रक्चर बिल्डिंग है कुछ नहीं है, कुछ स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग है कुछ नहीं है। तो तीनों जो एक साथ सेटिस्फाइड कर रहा है वो आंसर बी डी एफ है। डी तो हम छोड़ ही नहीं सकते, डी ये बोल रहा है कि ऑल स्काईस्क्रैपर आर स्ट्रक्चर, लेकिन ये बोल रहा है कि कुछ स्काईस्क्रैपर जो स्ट्रक्चर है लेकिन कुछ बचा हुआ पोर्शन, कुछ स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग है और कुछ नहीं है, कुछ स्ट्रक्चर बिल्डिंग है कुछ नहीं है। वो तीनों को सेटिस्फाइड करने वाला आंसर सी है, जो बी डी एफ है। क्लियर हुआ कि जो तीनों को सेटिस्फाइड कर दे। देखो सिलेक्ट द वन विच द डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री।
मतलब डिफरेंट निकालना ऑड क्या है। तो देखो यहाँ पे ये OLT दे रखा है, तो O की पोजीशन क्या है, L की पोजीशन क्या है, मैं OLT लिखता हूँ। तो L की पोजीशन क्या होती है, L की और T की, समझ में आ रहा क्या हो रहा है। 12 3 15 हो गया इधर, और 12 8 क्या हो जाएगा 20, मतलब मिड वाले में 3 जोड़े तो पहला आ रहा है 12 3 15 और 12 8 20, ये हो गया। अब इसमें NKS के की पोजीशन क्या होती है 11, समझ में आ रहा है 11। N की पोजीशन क्या होती है कितना, मतलब 3 जोड़ रहा है ये, कितना हो रहा है 14, और S की पोजीशन क्या होती है, मतलब +8 हो रहा है। सेम फंडा बैठ रहा है कि मिड वाले में 3 जोड़े तो पहला आ रहा है, और मिड वाले में 8 जोड़े तो अगला आ रहा है। यहाँ तक आ गया। तो इसमें JGP जी की पोजीशन क्या होती है, जे की क्या होती है 10, तो 3 जोड़ रहे हैं अपन, लेकिन P की 16 होती है तो 9 जोड़ रहा है, ये तो 16 आ रहा है ये पे, यही डिफरेंट होगा। तो सब में 8 जुड़ रहा है, इसमें 9 जुड़ गया। आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे क्या है HEM, E की पोजीशन क्या होती है 5, H की क्या होती है, मतलब 3 जुड़ रहा है, इसमें 3 जुड़ रहा है ये, और इसमें 8 जोड़े। M की क्या होती है 13, 8 5 कितने हो गए 13। तो हमने सब में देख रहे हैं +3 +8 हो रहा है, +3 +8 हो रहा है, +3 +8 हो रहा है, लेकिन यहाँ +3 क्या हो रहा है +9 हो रहा है, मतलब यही ऑड है JP। तो आंसर क्या जाएगा C। समझ में आया नहीं है, तो कर ही लिया होगा, हो गया था। 8 है तो 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर है, तो 3 का क्यूब इंटू क्या जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का क्यूब क्या जाएगा 27, और 3 का, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। By the arrangement of the letter of the word NABMODINT, समझ में आ गया होगा। बैडमिंटन लिखा हुआ है, a name of the game is formed, गेम का नाम भी बोला, बैडमिंटन नहीं हो तो what would be the first and last letter of the mirror image of the name of the game। अब बैडमिंटन में B पहले आएगा और लास्ट में क्या आएगा, तो मिरर में उल्टा हो जाएगा, N पहले आएगा और B बाद में आएगा। अरे मिरर में उल्टा हो जाएगा ना, मिरर में लेटर उल्टे दिखते हैं कि नहीं दिखते, तो आंसर क्या आएगा N पहले जाएगा और B बाद में आ जाएगा। 2 cars, car A and car B are traveling on a highway. Car A start from the point X and travel at a constant speed of 60 km/h, while the car B start from the same point X but travel at a constant speed of 80 km/h. If both the car travel for 1.5 hours, then what is the difference in the distance covered by the car B compared to the car A। दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालना है तो डिस्टेंस का डिफरेंस निकालना, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए का कार एक एक्स और वाई का दोनों का निकाल लेते हैं, तो पहले का निकालना। अब डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस निकालना है, स्पीड इनटू क्या हो जाएगा टाइम, तो पहले का स्पीड देख लेते हैं। पहले का 60 दे रखा है, 60 इनटू टाइम कितना है 1.5, और सेकंड का देख लेते हैं स्पीड इनटू टाइम। सेकंड का क्या है 80, टाइम उतना ही लगा 1.5, तो 15 छिक्का 90 हो गया, 90 हो गया, और 15 टे 120 हो गया। 90 120 का डिफरेंस निकाल लो, 120 माइनस कितना हो गया 90, तो कितना हो गया 30 है, 30 डी आंसर। कठिन था क्या। Which pair bits can be joined together to form two words that have opposite meaning। मीनिंग अपोजिट होना चाहिए और पेयर बता रहा है, इन सभी पे पेयर में बता रहा है। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन ही चेक करते हैं, ऑप्शन करेंगे फर्स्ट हो जाएगा 9257। अब 9 में क्या है रेड, और 2 में क्या है यूएसी, रिड्यूस हो गया। अरे दोनों को एक साथ पढ़ना है, तो क्या हो गया रिड्यूस करना, कंप्रेस करना, सिकुड़ना, समझ में आ रहा है। उसके साथ क्या बोला 5 7, 5 में 5 एक्सपी है और 7 में एएनडी है, एक्स क्या हो गया एक्सपांड, अपोजिट ही हो गया। एक रिड्यूस कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है एक्सपांड, अब वही तो बोला है उसने अपोजिट मीनिंग, तो आंसर क्या आ जाएगा ए का ऑप्शन फटाफट हो जाएगा। कितना बोला ऑडोमीटर, तो क्या आएगा डायरेक्शन। क्लियर हुआ। अब ये क्वेश्चन देखने में पजल डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन पजल के अंदर ही आंसर दे दिया उसने। पता क्वेश्चन ज्यादा से सॉल्व करोगे तो पजल के अंदर आंसर पूरा बनाने की जरूरत नहीं, उसके क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दे रखा है, बस ये लास्ट स्टेटमेंट पढ़ोगे आंसर आ जाएगा। समझो आगे। 4 फ्रेंड्स अदिति, भारत, चंदन एंड दीपिका went to a restaurant for dinner. Each of them ordered a different dish from the menu: pizza, pasta, burger, salad. Additionally, each of the friend ordered a different drink: cola, lemonade, orange cola juice, and water. Based on the following clues, determine the combination of the friends' dish and drink.
ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन का पजल है, क्लासेस बना लेते हैं। क्लासेस में पर्सन के नेम हो गए, एक पर्सन का नाम हो गया जो नाम है, नाम के बाद जो डिश ऑर्डर कर रहे हैं, फूड ऑर्डर कर रहे हैं वो जो डिश, और उसके बाद ड्रिंक ऑर्डर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, पर्सन के नाम क्या क्या है तुम्हारे? अदिति, अदिति नाम है पहला, क्या अदिति नाम, बोलते जाना। फिर भारत है, फिर चंदन है, फिर है दीपिका है, और कोई है? चलो क्या क्या खा रहे हैं ये भी देख लेते हैं। कहाँ है? अदिति डिडंट ऑर्डर पिज्जा, अदिति पिज्जा ऑर्डर नहीं कर रही है और कोला, ना पिज्जा खाएगी ना कोला पिएगी, ऐसा बोल रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, मत पियो, दे भी नहीं रहे हैं अभी। भारत ऑर्डर क्या है? सलाद, भारत बेचारा सलाद खा के ही संतोष कर रहा है। समझ में? सलाद है बट नॉट लेमनेड। समझ में आ रहा है? ये सलाद, भारत सलाद खा रहा है। समझ में आ रहा है? सलाद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंदन ऑर्डर पास्ता, चंदन पास्ता खाएगा। समझ में आ रहा है? पास्ता का नाश्ता करेगा। समझ में आ रहा है? पास्ता खाएगा। दीपिका डिडंट ऑर्डर बर्गर, दीपिका बर्गर नहीं खाएगी। समझ में आ रहा है? और ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस भी नहीं पिएगी। दीपिका बोला मैं बर्गर भी नहीं खाऊंगी, ऑरेंज जूस भी नहीं पीऊंगी। मत पी भाई। और अदिति ऑर्डर ऑरेंज जूस, अदिति ऑरेंज जूस खाएगी, पिएगी। अब ऑरेंज जूस पी रही तो ऑरेंज लिख दिया अदिति में। समझ में आ रहा है? ऑरेंज लिख दिया। अब यहाँ पे इसने बोला अदिति ऑर्डर ऑरेंज जूस। अब देखो तुम्हारा यहाँ पे पहले कंप्लीट करो कि दीपिका, इसने क्या बोला कि दीपिका डिडंट ऑर्डर बर्गर। समझ में आ रहा है? और अदिति पिज्जा नहीं खाएगी, अदिति पिज्जा नहीं खाएगा, दीपिका बर्गर नहीं खाएगी। अदिति बोल रही है मैं पिज्जा नहीं खाऊंगी, तो पिज्जा इसको दे दो ना। इसने मना किया कि पिज्जा के लिए, और ये बर्गर, ये बर्गर के लिए, बिल्कुल बर्गर लपक लेगी ये तो। समझ में आ रहा है? नहीं आई बात समझ में? तो पूरा कंप्लीट हो गया ये। समझ में आया कि नहीं आया? अब बोला क्या है, अभी कुछ करना ही नहीं, हो गया तुम्हारा काम। बाकी तुम्हें क्या कौन कोला पी रहा है, क्या पी रहा है, क्या नहीं पी रहा, उससे मतलब नहीं। क्वेश्चन में देखो इसने बोला हु ऑर्डर द बर्गर, कौन है? अदिति, एंड वांट टू ड्रिंक द ऑर्डर। इसने बोला हु ऑर्डर द बर्गर एंड व्हाट ड्रिंक डिड ऑर्डर। तो अदिति बर्गर और ऑरेंज जूस, अदिति बर्गर ऑरेंज जूस। आंसर क्या हो गया? ए। समझ में आ गया? अदिति ने बर्गर ऑर्डर किया है, उसके साथ ऑरेंज जूस पी रही है, आंसर क्या हो गया? ए। समझ में आया नहीं आया? इसने बोला कि टू जजेस, इसने बोला इन रियलिटी शो two judges independently provided marks based on the performance of the participant. If the marks provided by the second judge are given by y is equal to 10.5 plus 2x, where x is the marks provided by the first judge. तो first judge और second judge कर लिया, x पहला जज है, y second judge हो गया, x is the marks provided by the first judge. If the variance of the marks provided by the second judge का variance मतलब सिग्मा y स्क्वायर कितना दे रखा है? 100। क्लियर हुआ? 100। Then the variance of the marks provided by the first judge, मतलब क्या निकालना है तुम्हें? सिग्मा x स्क्वायर, ये निकालना है तुम्हें। अब यहाँ एक फंडा, एक कंसेप्ट लगेगा, एक प्रॉपर्टी लगेगी स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि मैंने लिखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट अपॉन ओरिजिन बट डिपेंड्स अपॉन स्केल। स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है, स्केल पे डिपेंडेंट होता है। मतलब कोई चीज जोड़े या घटाए तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, पर मल्टीप्लाई डिवाइड करे तो चेंज होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस। अभी मैं बताया कि इसमें जो 10.5 को एडिशन किया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 का जो मल्टीप्लाई है उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है? स्क्वायर है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वेरिएंस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 4 का मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ गया? 4 का मल्टीप्लाई होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है कि जितने से मल्टीप्लाई होता है उससे पूरी सीरीज मल्टीप्लाई हो जाती है, और जितने से डिवाइड करोगे पूरी सीरीज डिवाइड हो जाएगी। और बैलेंस करने के लिए अगर मल्टीप्लाई करा तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करा तो मल्टीप्लाई करना। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और सिग्मा स्क्वायर पहले से 100 दे रखा है, तो यहाँ सिग्मा y स्क्वायर दे रखा है 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 इंटू सिग्मा x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? सिग्मा x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25। ये आंसर हो गया तुम्हारा। नहीं आई बस समझ में? ये आंसर है। क्लियर हुआ? समझ में आ गया? कैसे आया? समझ में आ गया? You are on the island with the 2 tribes. On one tribe always the truth and the other tribe always lie. You meet the 3 individual person from the island A, B and C person का नाम है। Each individual belongs to the one of the tribes. ठीक है? You ask each of them and same question. Is B is a truth teller? B सही बोल रहा है, पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है। Is B is a truth teller? इसने बोला है Here their response, इसने बोला A says, A बोल रहा है yes B is a truth teller, A बोल रहा है। ठीक है? B बोल रहा है no I am not a truth teller। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बोल रहे हैं,
मतलब अलग अलग ट्राइब के हो गए। बोला ना कि एक ट्राइब वाला हमेशा सही बोलता है, दूसरे ट्राइब वाला हमेशा झूठ बोलता है। तो ए बी के बारे में बोल रहा है यस बी इज अ ट्रू ट्रेलर, लेकिन वो बी उल्टा बोल रहा है कि नो आई एम नॉट ट्रू ट्रेलर। ये दोनों के एक दूसरे का अपोजिट बोल रहे हैं। तो यहाँ से डिसीजन मेकिंग बिल्कुल नहीं हो सकता कि ए सही बोल रहा है बी सही बोल रहा है। एक थर्ड पर्सन जो सी है वो सपोर्ट बी का कर रहा है यहाँ पे। सी सेज बी इज अ ट्रू ट्रेलर, बी इज अ लायर, बी इज अ लायर। तो सही कौन बोल रहा है? सी। इसने बोला कि गिवन दैट इज इंडिविजुअल इज आइदर अ ट्रू ट्रेलर और अ लायर, हु इज टेलिंग द ट्रूथ? कौन सही बोल रहा है? सी। सी फैसला कर सकता है उसका। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या जाएगा? सी ओनली। समझ में आ रहा है? आंसर क्या जाएगा? सी ओनली। देखो इसने बोला 30 सितंबर 1991 वाज अ वेडनेसडे, देन व्हाट वाज द डे ऑन 14th मार्च 1992। देखो अब यहाँ पे तुम्हें हमेशा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने पहले बोला कि तुम्हें चेक करना है कि जो रनिंग ईयर लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर है ये 1992 क्या है? लीप ईयर। 4 से डिवाइड हो रहा है। और लीप ईयर में फरवरी कितनी होती है? 29 की। क्योंकि ये ध्यान नहीं दिया तो फरवरी 28 कर लोगे, एक दिन का कम आ जाएगा, एक दिन कम आ जाएगा, तो आंसर जो आना था उससे एक दिन कम आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी कैलेंडर का कोई क्वेश्चन करो तो देख लेना ये जो रनिंग ईयर है ये बाद वाला ईयर कहीं लीप ईयर तो नहीं। समझ में आ रहा है? लीप ईयर है तो फरवरी 29 की लेना है, अदरवाइज 28 की लेना है। अगर ऑर्डिनरी ईयर में 28 की लेना है और रनिंग ईयर में अगर तुम्हारा लीप ईयर तो कितना लेना है? 29। बस ये बात ध्यान रखना है। क्योंकि इसने बोला 30 सितंबर, सितंबर बीत चुका है, तो अब क्या आएगा तुम्हारा? अक्टूबर। अक्टूबर कितने का है? 31। ऑड डेज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑड डेज की। तो ऑड डेज 31 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौको 28। कितने ऑड डेज होंगे? 3। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3 आएगा। अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर। नवंबर कितने का होगा? 30 का। तो ऑड डे कितने आएंगे? 2। नवंबर के बाद क्या आएगा? दिसंबर। दिसंबर में कितने? 31। तो ऑड डे क्या आएंगे? 3। फिर क्या आएगा? जनवरी। जनवरी कितने होती? 31 की। तो ऑड डे कितने होंगे? 3। फिर क्या आएगा? फरवरी। क्योंकि फरवरी 1992 चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 से डिवाइड हो रहा तो क्या हो गया? लीप ईयर। लीप ईयर होने के बाद फरवरी 29 की हो जाएगी। तो ऑड डे क्या आएगा? समझ में आ रहा है? और मार्च कहाँ तक जाना है? 14 तक। तो मार्च है, मार्च में 14 तक जाना है, 14। ऑड डे क्या आएगा? 0। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 7 2 14 डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर वो लेते हैं हम यहाँ पे 0। इसको जोड़ा तो 3 2 5 3 8 3 11 1 12। 12 को 7 से डिवाइड करेंगे, ऑड डे आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। मतलब वेडनेसडे था, पहले क्या था? वेडनेसडे प्लस 5। वेडनेसडे प्लस 5 क्या होता है? मंडे। क्या होता है? मंडे। वेडनेसडे में 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा? मंडे आएगा कि नहीं आएगा? तो दिन क्या हो गया? मंडे। मंडे आ गया। लेकिन अगर गलती से तुमने लीप ईयर नहीं लिया तो फिर क्या आ जाएगा? संडे। ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या आ गया? सी। क्लियर है? इन द हाफ ईयरली एग्जाम ओनली 60% ऑफ द स्टूडेंट वेर पास्ड। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम में 60%। तो मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? 100। 100 का क्या निकालो? 60%। 100 का क्या निकालो? 60%। तो 100 का क्या निकाल रहे हैं? 60%। ये पास की बात कर रहा है तो क्या आ जाएगा? 60। ये पास हो गया, ये फेल हो जाएगा। 60% पास है तो 40% क्या हो जाएगा? फेल। 40% फेल हो जाएंगे तो कितना हो गया? 40। समझ में आ गया? आगे बोलते हैं आउट ऑफ दिस जो पास इन हाफ ईयरली, जो पास हुए हाफ ईयरली, 70% स्टूडेंट पास इन एनुअल एग्जाम। इसका 70% निकाल लेते हैं। 6 7 कितना हो गया? 42। 42 हो गया। एनुअल एग्जाम में 42 हो गया। 42 हो गया। ठीक है, स्टूडेंट एग्जाम एंड 80% पास इन एनुअल एग्जाम। रिमेनिंग इसने बोला आउट ऑफ रिमेनिंग जो बचा हुआ, रिमेनिंग कितना बचा है? 40। इसका क्या बोला? 80%। क्या बोला? 80%। 80 8 को कितना हो गया? 32। समझ में आ रहा है? इसने बोला 70% स्टूडेंट पास इन एनुअल एग्जाम आउट ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग यही बचा ना? रिमेनिंग है रिमेनिंग स्टूडेंट हु फेल। फेल की बात कर रहा, हु फेल। फेल यही चल रहा है तुम्हारा, फेल। ये टोटल स्टूडेंट है, ये पास चल रहा है, ये फेल चल रहा है। तो हु फेल इन हाफ ईयरली एग्जाम 80% पास इन एनुअल एग्जाम। 80% पास इन एनुअल एग्जाम। तो 80% पास इन एनुअल एग्जाम। पास का 80% क्या हुए? पास हुए। जो फेल थे 40% जो फेल थे उसमें 80% क्या हो गए? पास हो गए। 80% क्या हो गए? पास। समझ में आ गया? ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट पास इन एनुअल एग्जाम? पास देखना तो ये भी पास है और 40 में 80% पास हुए, तो ये दोनों पास जोड़ दो तो 42 प्लस 32 तो कितना हो गया? 2 2 4 और 4 3 क्या है? 7। 74% हो गया है कि 74%? समझ में आएगा क्वेश्चन? टोटल स्टूडेंट 100 मान लिया, 100 का 60% हाफ ईयरली में पास हुए और बाकी बचे हुए फेल हो गए। जो 60% पास हुए उसका 70% ईयरली एग्जाम में पास हुए, तो 60 का क्या निकाला? 70%। 7 6 कितना हो गया? 42। और जो 40% फेल हुए थे, 40 फेल हुए थे, उसका 80% पास हुए। 80% क्या हो गया? पास।
तो पास यहाँ 32 हो गए, 8 को कितने हो गए 32, परसेंटेज निकाल दिया यहाँ पे। और यहाँ क्या हो गया 42, इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितने हो गए 74, 74। क्लियर हुआ? हाँ, इसमें बोला इन अ रिसेंट सर्वे ऑफ 500 एम्प्लॉय इन अ कंपनी इट वाज फाउंड दैट 60% ऑफ द एम्प्लॉयज प्रेफर कॉफी ओवर द टी। ठीक है, लिखते जाते हैं। 50% कितना है बोला, कितने परसेंट बोला 60%, समझे समझते हैं। इन अ रिसेंट सर्वे ऑफ 500 एम्प्लॉय इन अ कंपनी इट वाज फाउंड दैट 60%, 500 का क्या निकालना है 60%, क्या पसंद कर रहे हैं एम्प्लॉय प्रेफर द कॉफी, कॉफी वाले, समझ में आ रहा है 65। 6 मतलब कितना हो गया 300, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट लिखते हैं 60% बोला ना, 500 का 6 का कितना 30, 300 हो गया। आगे बढ़ते हैं कॉफी को ओवर द टी। 25% प्रेफर टी, 25% तो टी वाले कितने हो गए, कितने परसेंट 25%, 25 पंचे कितना हो गया 125, 125 हो गया 125। क्लियर हुआ? प्रेफर टी ओवर द कॉफी एंड द रिमेनिंग 15% हैव नो प्रेफरेंस। जो रिमेनिंग कितना 20% का कोई प्रेफरेंस नहीं है 20% का, तो 500 को 20% निकालो, कितना हो रहा है 20% ही बोला ना, 15% कितना बोला 15% एंड द रिमेनिंग 15%, तो 500 को 15% निकाल लेते हैं तो 15% कितना हो गया 75। क्लियर हुआ? 70 have no preference. If 20% of the employees who prefer coffee are also tea drinker, 20% of the employee who prefer coffee, कॉफी वाले कितने 300, समझ में आ रहा है? कॉफी पसंद है ऑल्सो टी ड्रिंकर, मतलब एन कॉफी इंटरसेक्शन क्या बोला टी, और ये 300 का क्या निकालते हैं 20%, 20% बोला, ये 20% बोला तो कितना हो गया 60 हो गया। जो कॉफी भी पसंद कर रहे हैं टी भी पसंद कर रहे हैं, बोल रहा है 20%। इफ 20% ऑफ द एम्प्लॉय हु प्रेफर कॉफी आर आल्सो टी ड्रिंकर, मतलब कॉफी भी पी रहे हैं टी भी पी रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो 300 कॉफी पीने वाले उसका 20% निकाल लिया 60 आ गया। पूछा क्या है देन हाउ मेनी एम्प्लॉय प्रेफर ओनली टी, तो टी वाले जो कितने हैं, टी वाले कितने हैं 125, और ये तो कॉमन है 60, तो हमें अकेला टी चाहिए, तो कॉफी और टी में हमें क्या चाहिए टी, तो ये कॉमन वाला निकाल लेते हैं, तो 125 माना 60, तो कितना हो गया 65 हो गया, 65 ये आंसर हो गया। समझ में क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, वेन डायग्राम से और इजी हो जाएगा समझना तुम्हारे लिए। ये टोटल यूनिवर्सल सेट हो गया 500 का, समझ में आ रहा है 500 का। ये कॉफी वाला सर्कल हो गया, ये टी वाला सर्कल हो गया, और कॉफी वाला सर्कल कितना है 300 का, ये 300 का हो गया, कितने का हो गया 125 का हो गया, ये वाला कितना हो गया 125, 125 का हो गया, और ये बोथ वाला है, बोथ वाला कितना है 75, और बोथ वाला कितना था एंड कॉफी इंटरसेक्शन टी कितना निकला था 60 निकला था, ये निकला था आपका 60, ये 60 हो गया तुम्हारा। अब टी ओनली बताना है तुम्हें, टी वाला सर्कल कितने का है 125, और टी ओनली बताना मतलब ये वाला पोर्शन बताना है तुम्हें, तो ये 125 में 60 माइनस करोगे, ये टी ओनली में 125 ये पूरा है और 60 माइनस करोगे तो 125 माइनस कितना हो गया 60, तो कितना हो गया 65। समझ में आ गया? ये टी ओनली हो गया। और अगर बोलता कॉफी ओनली, क्या बोलता कॉफी ओनली, तो कॉफी में से ये 300 में से 60 माइनस कर लेते तो कितना हो जाता है 240 हो जाता है। तो ये वाला पोर्शन अकेला कितना हो जाता है 240, और ये वाला अकेला पोर्शन कितना है 65। क्लियर हो गया? Comprehension there are direction A, B, C, D and E are 5 different integers when written in the ascending order of the values. The difference between any two adjacent integer is 8. ठीक है, एक दूसरे के इंटीजर का जो डिफरेंस 8 है। D is the greatest and A is the least. D सबसे बड़ा है, A सबसे छोटा है। B is the greater than E. B greater than क्या है E, but less than C. The sum of the integer is equals to E. इंटीजर का सम क्या है E। तो बाकी क्वेश्चन एक करके इसी पैसे में पूछा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हम जो बोल रहा है पहले करते हैं। इसने बोला डी सबसे बड़ा है, ए सबसे छोटा है, तो डी सबसे बड़ा, तो डी ग्रेटर देन हो गया, समझ में आ रहा है? अब इसने बोला बी इज ग्रेटर देन क्या है ई, बी से बड़ा है बट लेस देन सी, सी से छोटा है, तो डी तो सबसे बड़ा है तो डी सी से बड़ा होगा, सी बी से बड़ा है और बी किससे बड़ा है ई से, और ये सबसे छोटा है। नहीं ये समझ में, इसने बोला कि बी इज ग्रेटर देन ई, बी इज ग्रेटर देन ई, और लेस देन क्या बोला सी, सी से छोटा, मतलब सी बड़ा है किससे बी से, लेकिन डी तो सबसे बड़ा है तो डी बड़ा हो जाएगा सी से, ये सबसे छोटा है तो सारे लोग ऐसे बड़े हो जाएंगे। क्लियर हुआ? लेकिन ये बोला असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो मान लो इसकी वैल्यू क्या है x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस 8, तभी तो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता है। यहाँ जाएंगे तो असेंडिंग हो जाएगा, या डिसेंडिंग है तुम्हारा,
बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, ये क्या हो जाएगा डिसेंडिंग, और छोटा फिर बड़ा 1 2 3 क्या हो जाएगा असेंडिंग। तो बोला असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तो 8 का डिफरेंस आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव में, तो पहला x हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस है, फिर x प्लस क्या आ जाएगा 16, फिर x प्लस क्या आ जाएगा 24, फिर x प्लस कितना आ जाएगा 32। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हुआ? और ये बोला कि द सम ऑफ द ऑल इंटीजर इक्वल्स टू e, सारे इंटीजर का सम करते हैं, सारे इंटीजर का सम मतलब क्या करते हैं a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e, इसका सम करते हैं तो किसके बराबर है e के, ये बोल ही रखा है ये द सम ऑफ द ऑल इंटीजर इक्वल्स टू e, ठीक है, इसका सम करते हैं कि वैल्यू तुम्हारी क्या है x प्लस क्या आ जाएगा x प्लस 8 x प्लस 16 बोलते जाओ प्लस x प्लस कितना हो जाएगा 24 प्लस x प्लस 32 इक्वल टू e के बराबर है, e मतलब क्या है x प्लस है, x प्लस 8 के बराबर है, जोड़ो 1 2 3 4 और 5, 5x हो गया प्लस कितना हो गया 16 8 24 24 48 48 48 2 50 3 80 80 इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 8, x इधर आएगा तो 4x आएगा और माइनस क्या आ जाएगा 72। समझ में आ रहा है? 18 चौक 72 तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 80, x वैल्यू क्या आ गई माइनस 80, x क्या है a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 80, क्या आ गया माइनस 80। तो पूछा है कि द वैल्यू ऑफ a, द वैल्यू ऑफ a क्या हो गया माइनस 80, क्या आ गया माइनस 80। क्लियर हुआ? अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला पैसेज इसी से कनेक्टेड है तो ये इसकी जरूरत पड़ेगी, सारा पूरा पजल वही है। इसने बोला द सम ऑफ द ए एंड बी, ए और बी का सम निकालना है, ए और तो ए तो तुम्हारा x है तुम्हारा, तो सम ऑफ ए एंड बी मतलब क्या निकालना है तुम्हें a प्लस बी, क्या निकालना है a प्लस बी, तो यही निकाल देते हैं, क्या निकालना है a प्लस बी। पहले क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ क्या निकाल देते हैं a प्लस बी निकालना है अगले क्वेश्चन में। a कितना है माइनस 80 प्लस b देखना है तुम्हें, b कितना है तुम्हारा x प्लस 16, क्या है x प्लस 16, x प्लस 16 यही ना, यहाँ पे a प्लस क्या निकालना है b, तो a की वैल्यू क्या है माइनस 80 और यहाँ पे b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b की वैल्यू क्या है तुम्हारी x प्लस 16, तो x तुम्हारा कितना है माइनस 18 प्लस क्या है 16 तो क्या आ गया माइनस 2, तो माइनस 18 और माइनस क्या हो जाएगा 2, तो माइनस क्या आ जाएगा 20, तो आंसर क्या आएगा माइनस 20 है कहीं ए आंसर। क्लियर हुआ? पता एक बार पजल बना लिया, एक बार पजल की क्वेश्चन बना लिया उसके बाद तो धड़ाधड़ आंसर आएंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसमें द ग्रेटेस्ट नंबर हैज द वैल्यू, ग्रेटेस्ट नंबर क्या था x प्लस 32 d था, देखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर क्या था, ग्रेटेस्ट नंबर x प्लस 32 था, x प्लस 32 था, तो x प्लस 32 में x की वैल्यू क्या है माइनस 18 प्लस 32 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा 14, तो आंसर क्या आ जाएगा 14। क्लियर हुआ? तो आंसर क्या है 14। क्लियर हुआ? क्या आ जाएगा डी, यही पूछा था ना, कुछ छूटा तो नहीं बीच में? चलो आगे भी है क्या, द सम ऑफ द इंटीजर इज, ये मतलब द सम ऑफ द ऑफ ऑल इंटीजर, अगला क्वेश्चन भी है द सम ऑफ द ऑल इंटीजर, सम ऑफ द इंटीजर क्या था e, सारे इंटीजर का सम क्या था e, भाई हमने पजल में देखा था अभी कि हमारा जो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई था वो किसके बराबर था e के बराबर था। अब e देख लेते हैं क्या था हमारा, क्या था x प्लस 8 था, x मतलब क्या है माइनस 18 प्लस 8 क्या आ जाएगा माइनस 10, कौन सा क्या आएगा माइनस 10। तो देखते हैं ये माइनस 10 आ गया। ए बी सी डी ई एफ, ध्यान से बनना, क्वेश्चन बोल रखा है ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर ट्रेवलिंग इन 3 डिफरेंट व्हीकल, देयर आर एटलीस्ट 2 पैसेंजर इन ईच व्हीकल, स्विफ्ट, क्रेटा और नेक्सॉन, and only one of them are male, only one of them is male, ठीक है। there are 2 engineer, 2 doctor and 3 teachers, ठीक है। 2 इंजीनियर है तुम्हारे, लिखते जाते हैं 2 क्या है इंजीनियर, फिर क्या है 2 डॉक्टर है और 3 क्या है टीचर, 3 टीचर है तुम्हारे। चलो पढ़ते हैं आगे, there are 2 engineer, 2 doctor and 3 teacher among them। पहला इसने कंडीशन रखा she is lady doctor and she does not travel with the pair of sister A and F। इसने बोला C का डिस्क्लोज कर दिया, C लेडी डॉक्टर है मतलब C लेडी भी है और डॉक्टर भी है और A और F के साथ ट्रेवल नहीं करेगी।
ठीक है, और ए एफ आपस में क्या है, सिस्टर है, तो ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, मतलब सी ए और एफ क्या है, फीमेल है, और सी जो है वो डॉक्टर है, प्रोफेशन भी हमें डिस्क्लोज हो गया, सी डॉक्टर है, ठीक है। बी इज अ मेल इंजीनियर ट्रेवल विथ ओनली जी, और जी इज अ टीचर बोल रहा है एंड स्विफ्ट में जा रहे हैं। डी इज अ मेल डॉक्टर, टू पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम प्रोफेशन डू नॉट ट्रेवल इन द सेम व्हीकल। इसने बोला टू पर्सन बिलोंगिंग द सेम प्रोफेशन, जो दो पर्सन जिनका प्रोफेशन सेम है, मतलब डॉक्टर डॉक्टर, इंजीनियर इंजीनियर, टीचर टीचर, साथ में ट्रेवलिंग नहीं करेंगे। तो टू पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम प्रोफेशन, दो ऐसे पर्सन जिनका प्रोफेशन सेम है वो साथ में ट्रेवलिंग नहीं करेंगे, डू नॉट ट्रेवल इन द सेम व्हीकल, सेम व्हीकल में नहीं जाएंगे, अलग अलग में जा सकते हैं। इज नॉट इंजीनियर, ए नाम का जो पर्सन इंजीनियर नहीं होगा, वैसे ए नाम की जो पर्सन फीमेल है वो इंजीनियर नहीं होगी, ए नहीं होगी, एफ के लिए नहीं बोला, ए नहीं होगी, ए इज नॉट इंजीनियर एंड ट्रेवल इन क्रेटा, ए इंजीनियर नहीं है लेकिन ए जो किससे ट्रेवल कर रही है, क्रेटा से। द पेयर ऑफ सिस्टर ए एंड एफ, जो सिस्टर है ए और एफ, ट्रेवल इन द सेम व्हीकल, ए और एफ भले दोनों फीमेल है लेकिन सेम व्हीकल में जा रही है, समझ में आ रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन, इसके ऊपर सारे क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, हमें बस डायग्राम बनाना है और ध्यान से समझना है। पहले क्या ले लिया, व्हीकल, फिर क्या ले लिया, नेम, फिर क्या ले लिया, प्रोफेशन, फिर क्या ले लिया, जेंडर, और कोई क्लास बच रही क्या, नहीं, समझते जाते हैं। चलो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। देखो यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं पा रही, सी इज लेडी डॉक्टर एंड सी नॉट ट्रेवल विद द पेयर ऑफ सिस्टर ए एंड एफ, ठीक है, इसकी बाद में करेंगे। यहाँ से देखो बी इज मेल इंजीनियर ट्रेवल विद ओनली जी, समझ में आ रहा है। बी जो है मेल इंजीनियर है, किससे ट्रेवल कर रहा है, जी, और किसके साथ ट्रेवल कर रहा है, जी है। बी इज अ मेल इंजीनियर ट्रेवल विद जी, जी इज अ क्या है, टीचर, ये टीचर है इन अ स्विफ्ट से जा रहा है, यहाँ पे व्हीकल में शिफ्ट लिख लेते हैं, नहीं यही बात समझ में। और जो नंबर ऑफ पर्सन जिनके नेम है वो कौन कौन से हैं, बी और जी, यहाँ बीजी ले लिया अपन ने, समझ में आ रहा है। बी का प्रोफेशन क्या है तुम्हारा, बी क्या है, इंजीनियर, बी इंजीनियर है तुम्हारा। मैं इसको और कॉलम को बड़ा कर देता हूँ, बी क्या है, इंजीनियर, और जी क्या है, टीचर, टीचर है बी, क्लियर हुआ। जेंडर की बात करें तो बी क्या है, मेल, बी मेल है, बी मेल है ना, और जी जो टीचर, जी क्या बोल रहा है, टीचर, तो बी मेल है, और मेल फीमेल साथ में जा रहे हैं, डायरेक्शन दे रखा है वो, तो जी क्या हो गया, फीमेल, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, बी और एज। डी इज अ मेल डॉक्टर, ठीक है, अभी इसका कोई आवश्यकता भी यहाँ पढ़ नहीं रही है। टू पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम प्रोफेशन डू नॉट इन द सेम व्हीकल, ए इज नॉट एन इंजीनियर, ए इंजीनियर नहीं है, ट्रेवल इन क्रेटा, ठीक है, ए इंजीनियर नहीं है, ठीक है, और क्रेटा में ट्रेवल कर रहा है, और हमें पता है ए और एफ साथ में ट्रेवल करेंगे, ए और एफ साथ में ट्रेवल करेंगे, तो क्रेटा में ए और एफ साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, ए भी साथ में ट्रेवल कर रहा है, एफ भी साथ में ट्रेवल कर रहा है, क्लियर हुआ। अब यहाँ कंडीशन आ गई कि ए और एफ अगर साथ में ट्रेवल करेंगे तो इसके साथ कभी सी नहीं जाएगा, नहीं, ये बस समझ में, क्यों नहीं जाएगा कि सी इज लेडी डॉक्टर बोला है एंड ए और एफ के साथ ट्रेवल नहीं करेगी, सी इज अ लेडी डॉक्टर, सी डॉक्टर है, और सी इज एंड सी डज नॉट ट्रेवल विद द सिस्टर ए एंड एफ, सी ए और एफ के साथ नहीं जाएगी, तो ए और एफ साथ में जाएंगे लेकिन के साथ सी नहीं जाएगी। ए इंजीनियर नहीं हो सकती, ऐसा बोला है इसमें, यहाँ बोला ना इज नॉट ए इंजीनियर। अब ए इंजीनियर नहीं होगा तो प्रोफेशन में ए को इंजीनियर हम बना नहीं सकते, समझ में आ रहा है। ए को हम डॉक्टर भी नहीं बना सकते, ए को डॉक्टर इसलिए नहीं बना सकते कि जो डॉक्टर है, देखो डॉक्टर ऑलरेडी बुक है, सी भी डॉक्टर है और डी भी डॉक्टर है, तो सी भी डॉक्टर डी भी डॉक्टर, मतलब ए डॉक्टर भी नहीं हो सकती, सी डी ऑलरेडी हो गए, ए इंजीनियर भी नहीं हो सकती, अब इंजीनियर नहीं हो सकती है, डॉक्टर नहीं हो सकती, तो क्या बचा आपका, टीचर, तो ये क्या हो गया, टीचर, तो ये क्या हो गया, टीचर, नहीं यही बात समझ में, ये टीचर हो गया, नहीं यही बात समझ में। चलो अब एफ का देख लेते हैं, एफ जो है डॉक्टर नहीं हो सकता, एफ डॉक्टर हो सकता है क्या, और एफ टीचर भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एफ टीचर हो गए तो सेम प्रोफेशन के लोग हो जाएंगे, और सेम प्रोफेशन के लोग एक गाड़ी में नहीं जा सकते, एफ को ले दे के क्या बनना पड़ेगा, इंजीनियर, नहीं यही बात समझ में, इंजीनियर बनेगा, क्लियर हुआ। और डी को भी इनके साथ बिठाना पड़ेगा, क्यों बिठाना पड़ेगा कि अगर डी नीचे गया तो अब डॉक्टर तो साथ, अभी सी तो जाएंगे, सी नहीं लिया ना अपन ने, सी क्या हो जाएगा, डॉक्टर, और सी अगर तुम्हारे पास गाड़ी तो एक स्विफ्ट भी बुक कर लिया, क्रेटा बुक कर लिया, अब एक नेक्सॉन गाड़ी बची है, तो अगर तुमने यहाँ डी को नहीं लिया तो डी को सी के साथ जाना पड़ेगा, डी सी के साथ जा सकता है क्या, डी सी के साथ जा सकता है क्या, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों का प्रोफेशन सेम हो जाएगा। पर बोलो ये यहाँ पे जा रहा है, इनके साथ जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि एक टीचर है, एक इंजीनियर है, दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, डॉक्टर, तो डी फॉर डॉक्टर हो जाएगा,
नहीं ये बात समझ में क्लियर हो गया? और तीनों किस में जा रहे हैं? क्रेटा में। समझ में आ रहा है? अब पर्सन कितने बचे हैं? सी और ई, यही तो बचे हैं। और कोई बचा है क्या? सी बचे हैं, ई बचा है, सी बचा, ई बचा है, और गाड़ी भी एक ही बची है। क्या बची है? नेक्स्ट। समझ में आ रहा है? यही गाड़ी बची है तुम्हारा। क्लियर हुआ? और तुम्हारा जो सी है, सी पर्सन है, वो क्या है? डॉक्टर। क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर है ये। अब डॉक्टर तो ई क्या बचा है? टीचर। टीचर ही बचा, इंजीनियर भी कंज्यूम हो गया। अरे समझ में आ रहा है? नहीं ये बात समझ में? ये तुम्हारा पूरा पजल कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आया? चाहे तो मेल फीमेल अगर देखना तो भी दे सकते हो कि तुम्हारा बी मेल था, सी मेल था, और ए क्या है? फीमेल। ए क्या है? फीमेल। एफ डी क्या है? फीमेल। और डी क्या है? मेल। डी मेल है। और यहाँ पे सी क्या आ जाएगा? फीमेल है। ई क्या आ जाएगा? मेल। समझ में आ रहा है? अब आते हैं क्वेश्चन में। व्हाट इज द एफ प्रोफेशन? व्हाट इज द एफ प्रोफेशन? एफ का प्रोफेशन, एफ का प्रोफेशन क्या है? इंजीनियर। एफ क्या है? इंजीनियर। इंजीनियर है कहीं? सी आंसर। समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? सी। दिख रहा है ना? इंजीनियर। कठिन लग रहा है क्या? ये बना लिया, उसके बाद तो खत्म ही, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इसी पजल में सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है। क्या पूछा है? इन विच व्हीकल डज सी ट्रेवल? सी किसमें ट्रेवल हुआ है? नेक्स्ट वन। अरे अभी बिठाया था, उतर गई क्या? कहाँ गई? सी कहाँ हो गया? नेक्स्ट वन। समझ में आ गया भैया? फिर क्या बोला? विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट थ्री टीचर? तीन टीचर को क्या क्या कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? देखते हैं कौन कौन टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई टीचर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ई के बाद जाओ, ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ए के बाद जाओ, क्या है? जी। तो ए जी ई, ए जी ई, ए जी, ए जी ओ जी। सुनो जी, समझ में आ रहा है? कहाँ गया? क्या आ रहा है? डी आ रहा है। ए जी ई, आंसर क्या हो गया? डी। समझ में आ गया? कठिन लग रहा है क्या?